हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो डार्क रूम सीरीज का थर्ड पार्ट, यानी अगली 4 टेल्स। पिछले 2 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जरूर देख लेना, क्योंकि शो की सारी टेल्स अपने टाइम से बहुत आगे की हैं। ये सीरीज आप बाद में भी बार बार देखोगे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 9 टेल का नाम है द पार्टनरशिप और इसके डायरेक्टर है जॉन मैकफर्सन। ये कहानी है टैड मिलर नाम के एक बूढ़े आदमी की, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। टाउन में कोई नया चेहरा देखता है तो उससे दोस्ती करने में लग जाता है। जैसे आज उसे एक ट्रक ड्राइवर देख गया तो उसी को अपना दोस्त बनाने में लग गया। बोला कि आजा सैली की दुकान पे चल, तुझे पाई खिलाता हूँ, आराम से बैठ के दोनों बातें मारेंगे। पर ड्राइवर जल्दी में था और शायद चेप लोग उसे पसंद भी नहीं थे, इसलिए टैड को अवॉइड करके वो चलता बना। फिर रात को सैली के डाइनर में पाई खाते हुए टैड उसे बताने लगा कि आजकल के लोगों में दिल बचा ही नहीं, पता नहीं सबको क्या हो गया है, कोई भी 2 मीठी बातें करके राजी नहीं। पहले के लोग ही अच्छे थे। सैली उसकी बात तो सुन ही रही थी, पर वो खुद भी परेशान थी, क्योंकि उसके 23 साल पुराने मिल्कमैन ने उसे और दूध देने से मना कर दिया है। जब तक वो सारा उधार चुका नहीं देती तब तक कोई दूध नहीं, और अगर दूध नहीं आएगा तो डाइनर कैसे चलाएगी। उसकी परेशानी सुनते ही टैड ने पैसे निकाल के उसके हाथ में रख दिए, जिससे पता चलता है कि वो अपने दोस्तों का बहुत ख्याल भी रखता है। उसे थैंक्स बोलकर सैली उसके नए जूतों की तारीफ करने लगी, जो कि उसे थोड़े टाइट आ रहे थे, शायद नए हैं इसलिए। टैड बोला कि एक पाई मेरे पार्टनर एड के लिए पैक कर दो। सैली ने पाई पैक कर दी, पर उसने ये भी पूछा कि तुम कभी अपने पार्टनर को टाउन में क्यों नहीं लाते। तो टैड बोला कि अच्छा ही है कि नहीं लाता, एड को लोग पसंद नहीं है, वो थोड़ा अजीब है। कहता है कि उसका फादर एक रिवर रैट था और मदर डीप ब्लू सी की क्रिएचर, और जो उसमें से बदबू आती है उससे तो यही लगता है कि उसकी बात सच है। अच्छा ही है कि वो घर पे रहता है। खैर, इसी बीच डाइनर में डेविड नाम का एक बाइकर आ गया, तो बस नया चेहरा देखते ही टैड उसी के पास पहुंच गया उसे अपना दोस्त बनाने, और वो भी बस दिखने में ही खड़ूस था। टैड ने उससे बातें शुरू की तो वो भी बड़े अच्छे से टैड की बातों का जवाब देने लगा, और बातों बातों में उसने बताया कि उसकी बाइक थोड़ी दूरी पर खराब हो गई। जैसे तैसे करके वो इस टाउन में पहुंचा है और यहाँ से लिफ्ट लेकर अपने घर जाएगा, फिर वहां से अपना ट्रक लेकर वापस आएगा बाइक को ले जाने के लिए। उसके हाथ में एक बड़ी विचित्र सी घड़ी थी, जैसी आज से पहले टैड ने कभी देखी नहीं थी। डेविड बताता है कि ये एकदम नई घड़ी है, ये दुनिया के 10 देशों का टाइम बताती है, साल का कौन सा महीना है वो बताती है, और हफ्ते का कौन सा दिन है वो भी। इसके अलावा इस पे मैथ्स भी कर सकते हैं, ऐड माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट सब कुछ, क्योंकि इस घड़ी में एक माइक्रो कंप्यूटर लगा है। एआई के बाद एक और फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दी गई है इस सीरीज में, स्मार्ट वॉच की। टैड डेविड से पूछता है कि बचपन में तुम कभी अम्यूजमेंट पार्क में गए थे क्या। डेविड कहता है कई बार। तो टैड उसे बताता है कि मैं भी एक फन हाउस चलाया करता था, पर अब तो वो सालों से बंद पड़ा है। हम एक काम कर सकते हैं, तुम मेरे साथ उस फन हाउस में चलो, फिर मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगा। तुम्हारे लिए तो फायदे का ही सौदा है, क्योंकि इस टाइम तुम्हें लिफ्ट तो मिलने वाली है नहीं। टैड उसे सालों से बंद पड़े फन हाउस में क्यों ले जाना चाह रहा है ये तो उसे भी समझ नहीं आया, पर टैड इतना नाइस था, इतना फ्रेंडली था, उससे कोई खतरा लगा नहीं डेविड को, तो उसके साथ चलने के लिए वो राजी हो गया। दोनों उस फन हाउस में पहुंचे जिसका नाम था हैप्पी लैंड। पूरी जगह खंडर पड़ी हुई थी, बड़े बड़े जाले लगे हुए थे, पर उसका सब कुछ आज भी काम कर रहा था। जैसे एक फेक लाश अचानक ही उनके सामने लटक गई। फन हाउस में यही होता है, ऐसी प्लांटेड चीजों का यूज करके लोगों को डराया जाता है। टैड डेविड को ले गया मिरर हॉल में, और अंधेरा इतना था कि वो बहुत जोर से गिर पड़ा और उसका होठ कट गया। बस वहीं पे उसने बोल दिया कि अब वापस चल। टैड बोला कि असली फन तो आगे है, पर डेविड उसकी सुन नहीं रहा था, इसलिए वो भी वापस जाने के लिए मान गया। पर तभी उसकी लालटेन बुझ गई, और कोई बेवकूफ ही होगा जो समझ नहीं पाएगा। लालटेन बुझी नहीं, उसने खुद बुझाई, क्योंकि अब डेविड उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। पूरी तरह अंधेरा करके वो बोला कि इसमें तेल खत्म हो चुका है, तो बस यहीं पे रुक, मैं इसमें तेल डाल के आया। डेविड की उसने एक नहीं सुनी और चुपचाप वहां से निकल गया। डेविड भी उसके पीछे जाना चाह रहा था, लेकिन मिरर्स की भूल भुलैया में फंस के रह गया। उसे बस सुनाई दी टैड की शैतानी हंसी। टैड ने वहां से बाहर निकलकर लालटेन दोबारा से जला ली, फिर जाके बैठ गया कंट्रोल रूम में, जहां पे जनरेटर ऑन करके वो सारी प्लांटेड चीजों को बटन दबाकर कंट्रोल करने लगा। उसके पास पूरे फन हाउस का मैप था, जिसके जरिए वो डेविड के साथ खेल रहा था। कभी कुछ लटका देता उसके सामने, कभी उसे नीचे फिसला देता। आखिर में उसने एक बटन दबाकर बाहर लगे रेड बल्ब को ऑन कर दिया, जिसे देखकर लेक में मौजूद कोई जीव सक्रिय होने लगा। इसके बाद एक ट्रैप डोर खोल के डेविड को उसने फेंक दिया लेक में, उस जीव के सामने,
दो बड़ी बड़ी चमकती आंखों वाला वो जीव आया और डेविड को दबोच के अपने साथ ले गया। डेविड को मारकर उसकी बॉडी उस जीव ने किनारे पर डाल दी, जहां से टेड ने उसके पैसे निकाल लिए और साथ में उसकी मॉडर्न घड़ी भी, जिस पे टेड की शुरू से नजर थी। अगर आप पूरा मामला नहीं समझे तो बता दूं कि वो जीव और कोई नहीं बल्कि टेड का पार्टनर एड है। इसने बताया था ना, बाप उसका रिवर रैट और माँ गहरे समंदर की क्रेचर, वो एकदम सच बताया था। पर मेन बात यह है कि यहाँ पे एड मेन नहीं है बल्कि टेड मेन है। वो कोई फ्रेंडली नहीं है, सिर्फ फ्रेंडली बनने का नाटक करता है अपने फायदे के लिए। वो हर किसी नए चेहरे से दोस्ती नहीं करता बल्कि सिर्फ उनसे करता है जिनकी कोई ना कोई चीज उसे भा जाती है, जैसे डेविड की घड़ी और उस ट्रक ड्राइवर की चमचमाती हुई बेल्ट और पता नहीं किस बेचारे के नए जूते जिन्हें ये फंसा के घूम रहा है। किसी की आइटम पसंद आ गई तो उनसे जाके दोस्ती कर ली, फिर उन्हें यहाँ लेकर आ गया और एड के सामने डाल दिया। कुछ इस तरह आइटम्स ये कब्जा लेता है, साथ में फ्री का पैसा भी, और बदले में एड को मिल जाता है खाना। ये है इनकी पार्टनरशिप। वहाँ पर साबुत इंसान निकलने के बाद एड को कुछ मीठा खाने की भी इच्छा करती है, इसलिए तो टेड उसके लिए पाई पैक करवा के लाता है। अब भी लूटपाट करने के बाद उसने डेविड की बॉडी को एड के हवाले कर दिया और बाद में मुंह मीठा करने के लिए पाई भी वहीं पे रख दी। फिर नए दिन नए बंदे को फंसाने में लग गया अपनी मॉडर्न घड़ी दिखाकर। ये थी नाइन टेल, जिससे हमने सीखा कि मीठा बोलने वाले अजनबियों से जितना बचा जाए उतना बचो। ये रैंडम जगहों पे पाए जाते हैं और मुंह से रस टपकाते हैं सिर्फ फायदा उठाने के लिए। जैसे टेड दिखने में फ्रेंडली था, बड़ी फ्रेंडली बातें कर रहा था, पर असल में वो फ्रेंडली था ही नहीं। फ्रेंडली बनने का नाटक कर रहा था अपने गेन के लिए। वहीं डेविड दिखने में जरा भी फ्रेंडली नहीं था, पर असल में फ्रेंडली था। उसे फ्रेंडली मुखौटा पहनने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे किसी से कुछ लेना नहीं था, पर यह दुनिया ऐसी है कि मीठा बोलने वालों की तरफ ही भागती है। 10वीं टेल का नाम है डेजीज। इसके डायरेक्टर हैं पॉल लिंच। ये कहानी है बॉटनिस्ट डॉक्टर जॉन की, जिन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार कर ली है जो डेजीज का माइंड रीड कर सकती है, उनके विचार पढ़ सकती है, और उस मशीन के जरिए इंसान जान सकता है कि ये फूल आखिर क्या सोच रहे हैं। हाँ, इस मशीन को तैयार करने में जॉन को कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया, क्योंकि लैब में पूरा दिन वो अपनी असिस्टेंट लूसी के साथ लगा रहता है किसी और खोज में, और अब उसकी वाइफ लुइस उस पर शक करने लगी है, इसलिए वो चिंता में है। लूसी उसे तसल्ली दे रही थी कि कुछ नहीं होगा, भला लुइस को हमारे बारे में बताएगा कौन। बस तभी वहां पे लुइस खुद आ गई। वो अपनी बूढ़ी माँ को देख कर आ रही है, जिसके साथ किसी घटिया आदमी ने छेड़छाड़ की। बस इसीलिए उसकी माँ अपने साथ एक गन रखती है, और उसने लुइस को भी यही सलाह दी है कि तू भी एक गन अपने पर्स में रखा कर। इसके अलावा उसकी माँ ने एक सवाल भी पूछा है कि तेरा पति और उसकी असिस्टेंट पूरा दिन उस लैब में करते क्या है। यही सवाल लुइस ने जॉन से पूछ लिया, तो जॉन बोला कि हम फूलों से बातें करते हैं। लुइस को लगा कि वो बचने के लिए झूठ बोल रहा है, तो जॉन ने उस मशीन से कनेक्टेड हेडफोन्स लुइस के कानों पे लगा दिए और उसके हाथ में एंटीना पकड़ा दिया, जिसे फूलों पे रख के वो खुद उन फूलों के विचार सुनने लगी। पहले वो हैरान हुई, फिर मानो उसे बहुत बड़ा झटका लगा। जॉन उसे समझा रहा था कि ये खतरनाक खोज उसने कैसे की, पर ये खोज उसी के लिए खतरनाक साबित होगी ये उसने सोचा नहीं था। लुइस ने अपने पर्स में से गन निकालकर एक गोली जॉन को मारी और दूसरी गोली मारी लूसी को। दोनों वहीं पे खत्म। लूसी ने कहा था ना कि लुइस को हमारे बारे में कौन बताएगा। फूलों ने बता दिया, क्योंकि फूल दिन रात उन दोनों को घुलते मिलते देख रहे थे और उनकी बातें भी सुन रहे थे। मशीन बनाते हुए बड़ी ऐश की और मशीन ने ही सारी ऐश खत्म करवा दी। खुद को सच्चा प्रूव करने के चक्कर में जॉन लुइस के कानों तक सच्चाई पहुंचा बैठा। ये थी 10वीं टेल, जिससे हमने सीखा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात नरक में। 11वीं टेल का नाम है कैटनिप। इसके डायरेक्टर है जेफरी ब्लूम, जो नाइटमेयर्स नाम की एंथोलॉजी लिख चुके हैं। वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे। और इसके राइटर हैं रॉबर्ट ब्लॉक। ये कहानी है रॉनी नाम के एक्स सोल्जर की, जो फिलहाल अपनी माँ के साथ रहता है। माँ को बोलता है कि काम ढूंढने जा रहा हूँ, मगर जाता है ड्रग्स खरीदने, जिसे बेच के मौज करता है। ड्रग्स लेने वो जाता है नीनो के घर, और नीनो के पड़ोस में रहती है मिसेस मिंगल नाम की बूढ़ी औरत, जिसके काले बिल्ले को रॉनी पसंद नहीं करता और ना ही वो बिल्ला रॉनी को पसंद करता है। रॉनी को उस बिल्ले में कुछ ईविल दिखाई देता है, और वैसे भी नीनो का कहना तो ये है कि उस बिल्ले की मालकिन मिसेस मिंगल एक विच है। खैर, रॉनी ड्रग्स लेने पहुंचा था, वो भी उधार, इसलिए नीनो ने साफ मना कर दिया। वो बोला पहले पैसे ला और ले जा। निराश हो गए रॉनी वापस जाने लगा तो बिल्ला पहले से उसके लिए तैयार खड़ा था। जैसे रॉनी बाइक लेकर निकला, वो बिल्ला उसका रास्ता काट के चला गया। और जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ जाओ काली बिल्ली कहीं पे जा रही है। जैसे बिल्ला जा रहा था अपनी मालकिन के पास। वहां से निकलकर रॉनी एक सुनसान गली के बाहर जाके खड़ा हो गया, और जैसे एक बूढ़ा आदमी उसके पास से गुजरने लगा, उस बूढ़े आदमी को गली में ले जाकर उसके पैसे लूट के रॉनी वहां से फरार हो गया।
पैसे लेकर वो पहुंचा अपनी गर्लफ्रेंड लोरेटा के पास, जो एक डाइनर में काम करती है जहां का मैनेजर बड़ा बदतमीज है। इसलिए लोरेटा आज ही वहां से जॉब छोड़ना चाहती है, पर रॉनी का कोई हाल है नहीं, इसलिए छोड़ भी नहीं सकती। अब रॉनी के पास पैसे आ चुके थे, इसलिए लोरेटा को साथ लेकर वो फिर से नीनो के पास पहुंच गया और वहां पे लोरेटा ने उस बिल्ले को गोद में उठा लिया, जो कि रॉनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बिल्ला रॉनी को दांत दिखा रहा था तो रॉनी ने लोरेटा को धमका कर उसे नीचे उतरवा दिया, फिर उसे पत्थर मार के भगाने लगा तो सामने से उसकी मालकिन आ गई। लेकिन मालकिन के आने से भी वो नहीं रुका, उसके सामने ही बिल्ले को पत्थर मार रहा था तो मालकिन ने उसके हाथ पे छड़ी मार के पत्थर ही नीचे गिरवा दिया, जिससे रॉनी और गुस्सा हो गया। उसने मिसेस मिंगल को विच बोल दिया और ये सुनते ही मिसेस मिंगल किसी बिल्ली की तरह गुर्राने लगी। बस यहाँ पे लोरेटा डर गई। उसने रॉनी को चलने के लिए बोला पर वो सुन ही नहीं रहा था, उल्टा मिसेस मिंगल को उकसा रहा था तो उन्होंने एक बार और छड़ी दे मारी। रॉनी कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए और ज्यादा बेइज्जती होने से पहले ही वहां से चला गया। लेकिन घर जाके भी वो रात के इंतजार में था, क्योंकि उसे मिसेस मिंगल को सबक सिखाना था। उसके पास पहले से आर्मी एक्सप्लोसिव्स पड़े थे, तो उनसे एक बॉम्ब बना के वो मिसेस मिंगल के घर के बाहर पहुंचा और उस बॉम्ब को उसने कैट डोर पे फिट कर दिया, जहां से बिल्ला बाहर निकलता है वहां पे। अब जैसे ही बिल्ला बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बॉम्ब फट जाएगा और बिल्ले के चीथड़े उड़ जाएंगे। ये उसका प्लान है सबक सिखाने का। अब बताओ ईविल कौन है। बॉम्ब लगा के वो तो चला गया, पर अगली सुबह जब बिल्ला बाहर नहीं निकल पा रहा था तो मिसेस मिंगल ने उसके लिए कैट डोर खोला और खोलते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आकर बिल्ले की जगह मिसेस मिंगल मारी गई। रॉनी वहां पे बिल्ले की मौत का मजा लेने आया तो नीनो ने उसे बताया कि विच मरी है। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान तो हुआ, पर उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बस बिल्ले की आवाज सुनकर उसे इतना तो पता चल गया कि बिल्ला अभी जिंदा है, पर उसे ये नहीं पता था कि अब वो उसके खून का प्यासा हो चुका है। बाइक लेके वो लोरेटा के पास पहुंचा, जो कि जॉब छोड़ने के बजाय अंदर काम कर रही थी, और उसने रॉनी को साफ बोल दिया कि अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। तुमने कल उस बिल्ले और उसकी बूढ़ी मालकिन के साथ जो बर्ताव किया वो बहुत गलत था। ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं रहना। अभी तो लोरेटा को ये नहीं पता कि इसने मालकिन को भी जान से मार दिया है। वो लोरेटा के साथ बात कर रहा था, तभी लोरेटा उसे कहती है कि अब तुमने उस लेडी का बिल्ला भी चुरा लिया, क्योंकि बिल्ला बैठा हुआ था उसकी बाइक पे। पर जब रॉनी बाहर निकला तो गायब। रॉनी वहां से घर की तरफ निकल गया तो इस बार बिल्ला उसे रोड के बीच में बैठा हुआ देख गया। उसने फुल स्पीड में बाइक भगा दी बिल्ले को कुछ चलने के लिए, पर एंड टाइम पे बिल्ला सामने से हट गया और तब से वो एक पत्थर को अपने पीछे छुपा के बैठा हुआ था, ताकि उससे टकरा कर रॉनी का भी काम तमाम हो जाए। पर रॉनी ने एंड टाइम पे ब्रेक मार दी, इसलिए वो बच गया। बस उसके पैर में थोड़ी चोट आई, मगर अब वो बिल्ला पेड़ के ऊपर चढ़ के गुर्रा रहा था, इसलिए रॉनी जैसे तैसे करके वहां से भाग निकला। रात तक अपने घर पहुंचा तो देखता है कि वहां भी बिल्ला उससे पहले पहुंचा हुआ था। वो रॉनी को पूरी धमकी दे रहा था कि आज तू मरेगा, और रॉनी की तो पहले से ही फटी पड़ी थी पैंट, इसलिए वो जल्दी से घर के अंदर भाग गया। माँ उसका हाल चाल पूछ रही थी, मगर बिल्ला बाहर दहाड़े मार रहा था, इसलिए वो सीधा ऊपर अपने रूम में चला गया। नहा धो के थोड़ा रिलैक्स करने के लिए लेट आई था कि तभी बिल्ली उसके रूम में घुसकर उसके बेड के नीचे चली गई। रॉनी को लगा कि ये तो अच्छा हो गया। उसने अपनी कटाना निकाली और उसे बेड के नीचे 3-4 बार घुमाकर बिल्ले के टुकड़े कर दिए। पर जब झांक के देखा तो बेड के नीचे उसे दिखा मिसेस मिंगल का सर, जो बिल्ली की तरह चिल्ला रहा था। उसे देखकर रॉनी जल्दी से पीछे हटा तो इसी चक्कर में गिर पड़ा और फर्श पे सर लगने की वजह से वहीं पे चित हो गया। बस तभी बेड के नीचे से बिल्ला निकल के आया और बड़े मजे में उसकी आंख नाक जीभ सब कुछ चबा गया। नीचे माँ उसे डिनर के लिए बुला रही थी और इंग्लिश में एक कहावत है, कैट गॉट योर टंग। उसका कोई जवाब ना पाकर उसकी माँ भी यही लाइन बोल रही थी, तेरी जबान बिल्ली ले गई क्या? जब ऊपर जाएगी तब पता चलेगा सच में ले गई। ये थी 11वीं टेल, जिससे हमने सीखा कि बिना मतलब का बुली बनना कई बार बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर सामने वाला भी बराबर का बुली बन जाए तो और बुरा। 12वीं टेल का नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इसके डायरेक्टर हैं रिक रोजेंथल। ये कहानी है आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर पॉल की, जिसे एक एंशिएंट इजिप्शियन स्क्रॉल मिला है, तो उसे ट्रांसलेट करवाने के लिए पॉल ने बुलाया अहमद जमानी को, जो डॉक्टर पॉल के साथ काम करने के लिए बड़ा एक्साइटेड था क्योंकि उनका बड़ा नाम है। पर जब उसे पता चला कि वो स्क्रॉल आखिरी फेरो का है तो उसने उसे ट्रांसलेट करने से साफ मना कर दिया। वो बोला कि आपने इसे चुराया है, तो जवाब में डॉक्टर बोला कि मैंने इसे खरीदा है, चुराया नहीं। और डॉक्टर को उसकी ट्रांसलेशन किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि इतिहास बताता है कि उस स्क्रॉल में कुछ ऐसा लिखा है जिसका यूज करके
लास्ट फेरो ने मरते दम तक पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना के रखा था। वही सीक्रेट पावर डॉक्टर को चाहिए, पर इसमें दिक्कत यह है कि वो फेरो इविल था और डार्कनेस की पावर का यूज किया करता था, जिससे डॉक्टर का कोई भला तो नहीं होने वाला। और वैसे भी ऐसा कहा जाता है कि वो स्क्रॉल शापित है, उसकी वजह से अब तक कई जाने जा चुकी हैं, पर डॉक्टर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसे शांति तभी मिलेगी जब ट्रांसलेशन उसके सामने होगी। उसने ज़मानी को लालच दिया कि मैं तुझे बढ़िया जॉब दिला सकता हूँ, यूनिवर्सिटी में तेरी सिफारिश कर सकता हूँ, मगर ज़मानी फिर भी नहीं माना। तो वो उसे धमकी देने लगा कि अगर तूने मेरा काम नहीं किया तो तू इस यूनिवर्सिटी में दोबारा पैर नहीं रख पाएगा। तब जाके ज़मानी मान गया। रात भर बैठकर उसने स्क्रॉल को ट्रांसलेट किया और काम डन होने पर डॉक्टर को बताया कि इसमें तो फॉर्मूला लिखा है एक सीक्रेट पोशन बनाने का, जिसे बना के फेरो पिया करता था। फेरो ने खुद उसमें लिखा हुआ है कि जब मैं इस पोशन को पीता हूँ तो मेरे सारे दुश्मन मेरे सामने नष्ट हो जाते हैं। अब ज़मानी का काम पूरा हो चुका था, इसलिए पॉल ने उसे पैसे देकर वहां से भेज दिया और उससे वादा लिया कि ये बात किसी को बताना मत। ज़मानी भी बड़ा खुश होकर बोला कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उसके जाने के बाद पॉल ने ट्रांसलेशन पढ़ के वो पोशन तैयार किया और फटाफट उसे पी गया, इस उम्मीद में कि इसे पीते ही मेरे सारे दुश्मन नष्ट हो जाएंगे, पर उल्टा वो खुद ही नष्ट हो गया। रात भर वो घर नहीं पहुंचा तो अगली सुबह उसकी वाइफ जैनेट सीनियर डॉक्टर आर्थर के साथ उसकी लैब में पहुंची, लेकिन लैब में पॉल उन्हें नहीं मिला। बस वो स्क्रॉल और उसकी ट्रांसलेशन मिली, जिसे डॉक्टर आर्थर ने पढ़ा तो पाया कि दोनों में फर्क था। स्क्रॉल कहता है कि जब मैं ये पोशन अपने दुश्मनों को देता हूँ तो वो श्रिंक हो जाते हैं, यानी छोटे हो जाते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में लिखा है कि जब मैं ये पोशन पीता हूँ तब मेरे दुश्मन नष्ट हो जाते हैं। यानी ज़मानी ने जानबूझ के ट्रांसलेशन गलत की पॉल को सबक सिखाने के लिए। और जैसा कि स्क्रॉल में लिखा है, उस पोशन को पीने के बाद पॉल भी श्रिंक हो चुका है, इतना छोटा हो चुका है कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा और ना ही सुन पा रहा है। अगर किसी बिल से चूहा निकल आया तो इसकी कहानी खत्म। जेनेट और आर्थर वहां से चले गए लैब को लॉक करके, और पॉल दरवाजे के नीचे जो स्पेस था उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर स्पेस थोड़ा कम था, इसलिए बस दरवाजा पीटता रह गया। ये थी इस वीडियो की आखिरी टेल, जिससे हमने सीखा कि पावर की भूख मिटा सके ऐसी कोई डाइट नहीं बनी। ये था डार्क रूम सीरीज का थर्ड पार्ट। अब लास्ट पार्ट बचा है, वो भी इतने गैप में आ जाएगा जैसा मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया था। और अभी तक इस सीरीज ने डिसअपॉइंट नहीं किया। अभी तक सारी टेल्स तारीफ लायक निकली हैं, बल्कि अपने टाइम से आगे की हैं। अब फिनाले में देखेंगे क्या होता है। फिलहाल आपको बस इतना करना है कि इन 4 टेल्स में से आपको कौन सी बेस्ट लगी वो बता के जाना है, वीडियो को लाइक करना है, और बाई चांस अगर चैनल सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब करना है। इंस्टा पे फॉलो करना है, क्योंकि वहां भी 10K करने हैं पहले, बाद में और भी, फिर उधर भी मैं कुछ कंटेंट डालना शुरू करूंगा। अगर इस महीने सब प्लान के हिसाब से रहा तो एक वीडियो ऑन डिमांड भी लेके आऊंगा मैं, जैसे ऑटोप्सी ऑफ जेन डो की थी वैसे ही। ब्रेकडाउन मैं करूंगा, मूवी आप चुनोगे। लेट्स सी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।